हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट लेसन ऑफ डीएमई कोर्स। तो इस कोर्स में हम पूरा डीएमई बेसिक से पूरा एडवांस तक सीखेंगे। स्टार्ट करेंगे एफआई कॉन्फ़िगरेशन से, उसके बाद हम एपी कॉन्फ़िगर करेंगे, एपीपी कॉन्फ़िगर करेंगे और देन हम डीएमई फाइल की कॉन्फ़िगरेशन करके फाइल को जनरेट करेंगे। तो ये पूरा कोर्स डिटेल में होने वाला है। तो अगर आप पूरा डिटेल में डीएमई का कोर्स करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हो। वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोर्स पेज पे आएंगे, कोर्स में आपको सारे कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे। एसएपी फीको ईसीसी पे, हाना सर्वर पे, एसएपी एचडी, एसएपी एमएम पैकेजेस में और एसएपी डीएमई। अगर आपको ओनली डीएमई का कोर्स करना है तो ये हमारा पूरा डीएमई का कोर्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से डीएमई के सारे चैप्टर्स जो हैं और भी चैप्टर्स न्यू इसमें ऐड ऑन होंगे। तो ये सारे हमारे पूरा डिटेल में कोर्स है। तो अगर आप पूरा डीएमई डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। डीएमई होता क्या है, किस तरह से काम करता है, तो वो हम सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डेटा मीडियम एक्सचेंज। डीएमई की फुल फॉर्म होती है डीएमई स्टैंड्स फॉर डेटा मीडियम एक्सचेंज। ओके, A data medium exchange is a data exchange file which is used to send payment information of enterprise to bank and tax authority. Means क्या हुआ, डीएमई क्या है, एक डेटा एक्सचेंज फाइल है जो यूज होती है पेमेंट इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए बैंक में। मतलब कि सपोज आप रेगुलर बेसिस पे अपने वेंडर्स की पेमेंट कर रहे हो या वट एवर कोई पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट जब हम पेमेंट रन कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पेमेंट फाइल को हमें कहाँ भेजना पड़ता है, बैंक में। बैंक उसको प्रोसेस करता है और वेंडर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर करता है अमाउंट। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल क्या होता है कि जैसे हमने पेमेंट करी, पेमेंट करने के बाद हम बैंक में गए, बैंक में हमने मैनुअल फाइल क्रिएट करके बैंक में गए, बैंक ने उसे प्रोसेस किया। ऐसी अगर हम डीएमई फाइल के थ्रू करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि ऑटोमेटिक जैसे हम एपीपी रन करेंगे, पेमेंट रन की, ऑटोमेटिकली फाइल जनरेट हो जाएगी। फाइल को हम बैंक सर्वर पे या बैंक को ट्रांसफर करेंगे, बैंक उसको प्रोसेस कर देगा और जो भी हमारे वेंडर्स होंगे उनके अकाउंट में पेमेंट चली जाएगी। तो इसे कहते हैं हम डेटा मीडियम एक्सचेंज। बेसिकली दिस फाइल कंटेन फाइनेंशियल डेटा विच कैन बी ए फ्लैट फाइल और एक्सएमएल फाइल। ये फ्लैट फाइल भी हो सकती है और एक्सएमएल फाइल भी हो सकती है। डिफरेंट फाइल फॉर्मेट कैन बी क्रिएटेड फॉर डिफरेंट कंट्रीज। ओके, दे आर डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स हो सकते हैं कंट्रीज के अकॉर्डिंग। तो अगर आपकी कंपनी के डिफरेंट फॉर्मेट है तो डिफरेंट बैंक बेस्ड ऑन देयर ऑन नोड्स विच रिप्लेस कन्वेक्शन एबैप प्रोग्राम। तो अगर आपके कुछ और डिफरेंट प्रोग्राम है तो एबैप के थ्रू आप उनको जनरेट करा सकते हो। जो मोस्ट हमारा कॉमन है डीएमई है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है नॉर्मल कंट्रीज में। तो इसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं डीएमई। तो डीएमई आपको समझ में आ गया होगा। डीएमई के थ्रू हम आउटपुट फाइल जनरेट करके बैंक में भेजते हैं फॉर पेमेंट। इसमें देयर आर सम इम्पोर्टेंट पेमेंट मेथड्स होते हैं। एपीपी चेक है जैसे, एपीपी चेक्स में क्या होता है, इन दिस कंपनी विल प्रिंट द चेक एंड सेंड टू बैंक। कंपनी चेक्स को प्रिंट करेगी और सेंड करेगी वेंडर्स को। उसके बाद होता है एपीपी आईडॉक। इसमें क्या होता है, इन दिस बैंक विल प्रिंट द चेक एंड सेंड टू वेंडर। मतलब बैंक प्रिंट करेगा चेक को और सेंड करेगा। इसके अलावा हमारे पास होता है एपीपी डीएम। इन दिस आउटपुट फाइल विल बी सबमिटेड टू बैंक। इसमें क्या होगा, आउटपुट फाइल सबमिट होगी बैंक में और बैंक विल ट्रांसफर द अमाउंट टू द वेंडर्स। तो ये चीज है कि जो हम आउटपुट फाइल जनरेट करेंगे आफ्टर एपीपी, वो जनरेट होने के बाद बैंक में हम फाइल को भेजेंगे और बैंक ट्रांसफर करेगा। तो ये होता है। इसके लिए सबसे पहले डीएमई को करने से पहले हमें बैंक के साथ लिंक करना होता है। बैंक अपना फॉर्मेट देता है कि ये फॉर्मेट है हमारा, इस फॉर्मेट में हमें फाइल चाहिए। तो हमें एपीपी में जो हमारा डीएमई इस तरह से कॉन्फ़िगर करना होता है कि जो आउटपुट फाइल हो वो एज पर बैंक रिक्वायरमेंट हो, कि जब हम उस फाइल को जनरेट करें तो वो इजीली बैंक उसे प्रोसेस कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक फाइल जनरेट करी है, ये लाइक हमारी आउटपुट फाइल है, फ्लैट फाइल। तो ये फ्लैट फाइल है, डेट आ गई, कंपनी कोड आ गया और ये हमारा बैंक रेफरेंस आ गया, ये आपके सीरियल नंबर्स हो गए, ये आरटीजीएस है, एनएफटी है वो आ गया, हाउस बैंक आ गया हमारा,
उसके बाद अकाउंट नंबर, जो हमारा अकाउंट नंबर आ गया, आईएफएससी कोड हो गया, जो हमारा कंपनी का आईएफएससी कोड है। अब ये वेंडर की डिटेल आ गई, वेंडर का नाम आ गया। ओके, वेंडर का नाम आने के बाद उसका अकाउंट नंबर आ गया, जो वेंडर का अकाउंट नंबर। उसके अलावा जो वेंडर का आईएफएससी कोड आ गया, करेंसी आ गई और उसका अमाउंट आ गया। तो ये एक फॉर्मेट है, इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट होता है आफ्टर जो हम डीएमई को रन करते हैं, उसके बाद इस तरह का एक फॉर्मेट आएगा। तो बैंक आपको इस तरह का एक फॉर्मेट देगा, उस फॉर्मेट को आपको डीएमई में कॉन्फ़िगर करना है और उसको टेस्ट करना है कि वो एज पर बैंक रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो हमें एज पर बैंक क्रिएट करना है, तो ये एक तरह का फॉर्मेट हमें मिला है। तो ये क्या होता है हमारा डीएमई। डीएमई के लिए कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है? पहला, ट्रांजिशन टू क्रिएट डीएमई ट्री। ठीक है, जो ट्री होती है डीएमई होती है। डीएमई बनाने के लिए जो टी कोड होता है डीएमईई होता है। ईच डीएमई ट्री मस्ट कंटेन ए रूट लेवल होता है। ए डीएमई ट्री मस्ट एक्टिवेट बिफोर, इसको हमें एक्टिवेट करना होता है यूज करने से पहले। अभी जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ऑल डीएमई फॉर्मेट ट्री फॉर पेमेंट आर ड्राइवन बाय SAP स्टैंडर्ड प्रोग्राम SAP FIPAYM। ओके, ईच फील्ड इन डीएमई ट्री नेम इज एलिमेंट होता है, जो हम डीएमई को कॉन्फ़िगर करते हैं। एंड एलिमेंट सब फील्ड इज कॉल्ड एटम्स। एटम्स होते हैं, दिस एटम्स कैन बी यूज्ड टू एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड फील्ड्स। ओके, तो ये भी हम अभी प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एटम्स क्रिएट होते हैं, एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, ओके, ग्रुप्स क्रिएट होते हैं हमारे। तो वो सब कुछ हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। There are 5 types attribute can be assigned to element or atom. कांस्टेंट होता है स्ट्रक्चर फाइल, रेफरेंस ट्री मोड, एग्रीगेशन होता है, एग्जिट मॉड्यूल होता है। तो ये हमारे होते हैं। तो अभी हम ये सारा प्रैक्टिकल देखेंगे तब हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि डीएमई होता क्या है। तो आपको समझ आ गया, डीएमई एक आउटपुट फाइल होता है जो हमें बैंक में सबमिट करनी होती है और बैंक उसको ट्रांसफर करता है अमाउंट टू वेंडर्स को। तो बस ये है एक छोटा सा डीएमई का मीनिंग। तो ट्री फॉर्मेट्स पे हम आते हैं। तो बेसिकली ये इसका एक फॉर्मेट्स है। इसमें क्या है, हेडर लेवल दिया है मैंने और एक ट्रांजिशन लेवल। ओके, इसमें ये क्या है, हमारे नोड्स हैं, ये दीज आर नोड्स। तो ये इनके बेसिकली नोड्स हैं। ये हेडर लेवल हो गया, ट्रांजिशन लेवल, और आपको और ऐड करना है तो कर सकते हैं, और नोड्स ऐड करने हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, उसके आगे हम थोड़ा एडवांस करेंगे। तो मैं इसमें आपको ऐड करके भी दिखाऊंगा। तो जैसे पहला है हेडर लेवल। हेडर लेवल में फर्स्ट क्या है, जैसे अब मैंने आपको एक फाइल दिखाई थी लास्ट क्लास में, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ साथ के साथ जिससे आपको समझ में आए। सबसे पहले इतना ये हमारा क्या है, हेडर। ये दीज आर हेडर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, पहले हम हेडर देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमें हेडर देखना है। तो हेडर में पहला जो नोड है वो है डेट। ओके, डेट, तो डेट हमारी ये रही। उसके बाद है कंपनी कोड। कंपनी कोड ये रहा, बैंक रेफरेंस। ओके, तो हमने जो हेडर में 3 चीजें ली हैं। आप 4-5 जितना आपको रिक्वायरमेंट हो, जो एज पर बैंक रिक्वायरमेंट हो कि मुझे हेडर में बैंक जो फाइल फॉर्मेट आपको देगा सैंपल, उसके अकॉर्डिंग आपको हेडर लेवल पे नोट्स को सेट करना है। मैं आपको ये 3 बता दूंगा, उसके अलावा भी आपका हो तो आप उसी तरह से उसको ऐड कर सकते हो। जैसे डेट हो गई, डेट में नोड की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, कंपनी कोड आ जाएगा। तो जैसे हम डाल देते हैं, जैसे डेट सपोज आ गई हमारी, डेट का फॉर्मेट जो आपको रखना है वो रख सकते हो। जैसे 5 अगस्त आ गई, कंपनी कोड आ गया हमारा, एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक HP01 आ गया। ठीक है, बैंक रेफरेंस आ गया। ओके, जो बैंक रेफरेंस, उसके बाद ये हो गया हमारा हेडर। ओके, अब आते हैं हम ट्रांजेक्शन्स पे। तो ट्रांजेक्शन हमारी ये है, ये हमारी है ट्रांजेक्शन्स, ये हमारी ट्रांजेक्शन्स है। तो फर्स्ट ये है, इसको मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ बीच में। ये हमारी ट्रांजेक्शन्स है। तो पहली ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले क्या है, सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर ये हो गया। उसके बाद है पेमेंट टाइप। तो पेमेंट टाइप क्या है,
RTGS है, NFT है या अदर कोई है तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। हाउस बैंक, कंपनी का हाउस बैंक ये रहा हाउस बैंक। उसके बाद है पेयर IFSC कोड, IFSC कोड ये रहा। बैंक अकाउंट पेयर का ये रहा जो पेमेंट कर रहा है कंपनी का। वेंडर नेम ये है। इसके बाद वेंडर IFSC कोड ये रहा। वेंडर का अकाउंट नंबर ये है, ये दिस वन। और करेंसी हमारी INR है, ये रही करेंसी INR। अमाउंट दिस वन। तो ये जो नोट्स हमने लिए हैं, ये जो नोट्स आप यहाँ पर बैंक जो DME ट्री में आप लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी फाइल रेडी होती रहेगी। अगर आपको कोई और फील्ड चाहिए तो जो हम वहाँ पर एंटर करेंगे DME कॉन्फ़िगर करते समय तो वही फील्ड यहाँ पर ऐड होती चली जाएगी। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो जो हम ट्री में स्ट्रक्चर बनाएंगे, DME में जो कॉन्फ़िगर स्ट्रक्चर DME ट्री हम बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये हमारी फाइल जनरेट होगी। तो इतना आपको समझ में आया। तो ये रहता है बेसिकली। और जैसे सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, वही नोड वैल्यू जो आपको डालनी है वो है आपकी। अब यहाँ पर एक चीज और देखी होगी, स्ट्रक्चर फील्ड्स। स्ट्रक्चर फील्ड्स जो हैं ये दिए, ये टेक्निकल फील्ड्स नेम होते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है बेसिकली आपने नोट किया हो तो यहाँ मैंने सीक्वेंस नंबर ये हमने ट्री में डाल दिया। अब सीक्वेंस नंबर कहाँ से पिक कर रहा है, ये RTGS कहाँ से पिक कर रहा है, हाउस बैंक कहाँ से आ रहे हैं, अकाउंट नंबर IFSC कोड कहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली ये कहाँ से आता है, ये हमारी आता है फील्ड से। ये जो फील्ड्स हम DME ट्री में क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िगर करते समय, जिस फील्ड्स की वैल्यू जहाँ मिलेगी SAP में, उसको जब हम SAP में एंट्री ट्रांजिशन करेंगे तो आपको पता है वो टेबल्स फॉर्मेट्स में होते हैं। हर किसी फील्ड्स की एक फील्ड, जो भी हम कुछ फिल करते हैं उसका एक फील्ड नेम होता है, फील्ड की अलग अलग फील्ड नेम होता है, वहां पर वो वैल्यू स्टोर होती है SAP में। तो उसी फील्ड के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को फैच करेगा हमारी फाइल में। जैसे अब इसको हाउस बैंक, जैसे हमने दिया हाउस बैंक, तो हाउस बैंक का हमने डालिया HBKID। तो HBKID में जहां से हाउस बैंक मिलेगा वो हाउस बैंक हमारा फाइल में प्रिंट हो जाएगा। पेयर का IFSC कोड जहां मिलेगा वो वहां से यहाँ पिक कर लेगा। तो बेसिकली इन फील्ड से ही वो वैल्यू को पिक करेगा आपकी ट्रांजेक्शन से। तो ये होती है हमारी फील्ड्स। उसके बाद स्ट्रक्चर है, कांस्टेंट है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था DME के फाइल्स फॉर्मेट। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, स्ट्रक्चर फील्ड्स है या एग्रीगेशन है। तो वो देखो यहाँ पर मैंने डाला है स्ट्रक्चर फील्ड्स है। स्ट्रक्चर फील्ड जब होती है जब आपको आपकी फील्ड की फील्ड नेम पता है, उस समय हम स्ट्रक्चर फील्ड लेते हैं। और कांस्टेंट उस समय लेते हैं जब उस फील्ड का नहीं पता होता हमें, बस जैसे हमें पता है यहाँ पर या तो RTGS हो गया या NEFT हो गया। तो जिसमें हमें कांस्टेंट चीज रखनी है कि इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, वहां कांस्टेंट रखेंगे। स्ट्रक्चर फील्ड वहां पर यूज होगी जहां पर आपको फील्ड की वैल्यू पता है, फील्ड नेम पता है कि यहाँ इस फील्ड से वैल्यू पिक करेगा, तो वहां स्ट्रक्चर फील्ड। और भी चीजें यूज करेंगे जब हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसमें बेसिकली ये लेवल 1 हो गया हमारा, ये लेवल 1 है, और ये हमारा क्या हो गया, लेवल 2 हो गया। इसमें अलग अलग नोट्स हैं, इसमें 3 नोट्स हो गई और इसमें टोटल हमारी 10 नोट्स हो गई। ठीक है, ये इसमें टोटल हमारी 10 नोट्स हो गई। तो ये नोट्स हो गई। उसके अलावा भी हम आगे ऐड ऑन करेंगे। तो ये हमें सेटअप करना है। अब जैसे अब लेवल 1 है, लेवल 1 जो हेडर लेवल है वो एक ही बार प्रिंट होगा। लेवल 1 हमारा एक ही बार प्रिंट है। और जो हमारा ये है ये मल्टीपल टाइम्स है। जितनी भी हमारी पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी इस फाइल में आएगी, तो ये मल्टीपल हो सकता है। तो इसे भी हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो आपको ट्री फॉर्मेट समझ में आया होगा कि किस तरह से ट्री फॉर्मेट वर्क कर रहा है इसमें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।